नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, सेट नंबर 24 करेंगे। ठीक है, जिसमें मैथ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पीछे के 15-17 सेट हम लोग मैथ और रीजनिंग दोनों किए। अभी कुछ सेट लगातार मैथ का करेंगे, फिर आगे का प्लान करेंगे। ठीक है, पिछला वीक में भी हम लोगों ने मैथ किया, इस वीक में भी मैथ किया। पिछला वीक का क्वेश्चन इस वीक के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान मिलेगा, उससे पहले और भी। और इस वीक थोड़ा थोड़ा हर सेट में आपको कुछ बढ़िया सवाल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप आज इस लेक्चर को कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि आप उनमें आ रहे हैं जो अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भर के ग्रुप डी का सो रहे हैं कि भाई मामला तो कोर्ट में है, पहले कोर्ट से आ जाए, एग्जाम डेट आ जाए तो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो कतई ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन के लिए आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा और आज से ही उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। सोचिए कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको तो नौकरी लेनी है, पेमेंट आपको लेना है, तो आपको कितना मेहनत करना चाहिए। लेकिन आप लोग समझते नहीं है। आ जाइए यहाँ पे, और इसका पीडीएफ जो है आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, आपका अपना एप्लीकेशन जो है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट, उस पर मिल जाएगा रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज में। ठीक है ना? बाकी बात को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, फटाफट इसको निपटाते हैं। कह रहा है कि व्यंजक x का पावर 4 माइनस 8x² प्लस m एक पूर्ण वर्ग होता तो m का मान क्या होता? तो यहाँ पे हम अगर देखें इसको, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, x का पावर 4 है, माइनस का 8x² है, प्लस का m है। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या है, कुछ और नहीं, ये स्क्वायर बन गया, x का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर देखें तो माइनस का 2 और ए के जगह पे आपका x² है 2a। अब यहाँ पे और ऐसा क्या रखे कि 8 बन जाए, तो इंटू में हम 4 रख दे b के जगह पे, तो ये हो जाएगा। और प्लस में m मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस का b² बन गया। मतलब अब हम इसको अब क्या बोल सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे आंसर जो होगा, यहाँ पे m के जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं, m के जगह पे 4 रख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं, हमारा आंसर 4 होगा, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, यहाँ पे x माइनस एम का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। लेकिन m के जगह पे क्या है, m के जगह पे 4 है भाई साहब। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है कि इसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। अब तृतीय अनुपाती का मतलब आपको पीछे भी हम बताए हैं कि यहाँ पे a है, b है और x है। तो क्या हो जाता है, a बाई बी बराबर में b बटे x हो जाएगा। यहां से b² बराबर में यहाँ पे ax बराबर का b² हो जाता है। तो x बराबर निकल के क्या आ गया, b² बटे में a आ गया। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे और इसको बटे में रखेंगे, हमारा बात बन जाएगा। तो b² माइनस का ab है, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है, b² माइनस का a² है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, यहां से अगर हम इसको कर लें तो ये b² है ना, b² माइनस का ab है, और इसको फिर से लिख सकते हैं b² माइनस का ab, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में क्या है, a² माइनस b² मतलब b प्लस a, और इंटू में b माइनस a हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर इसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे हमने b कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें b बच जाएगा, इसमें a बच जाएगा। तो b माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा हुआ, b² माइनस का ab, और बटे में आपका क्या क्या है, b माइनस a और b प्लस a, यही है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बच गया, b इंटू में b² माइनस का ab, और बटे में b प्लस a हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ कुछ कह रहा है, ऑप्शन गड़बड़ कुछ लग रहा है, b² है, b माइनस ए है, b प्लस a है, सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे भी b² है और यहाँ पे भी b² है। अच्छा, तो इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं b को, इसमें से भी अगर हम कॉमन ले ले b को,
तो ये बी और बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी माइनस ए बन जाएगा, और बटे में बी प्लस ए बन जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आ भी जाओ सनम, अगले सवाल पे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई मतलब पढ़ाई। आप लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो, तो बहुत गलत है। या तो पढ़ाई ही होगा या तो इंटरटेनमेंट होगा, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, कतई पॉसिबल नहीं है। जहां पढ़ रहे हैं अगर इंटरटेनमेंट हो रहा है मतलब कि आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर एक बार में क्लास कर रहे हैं आप कहीं, और अब वहां पे 100% आपको सारा चीज समझ में आ रहा है, मतलब आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको इंटरटेन किया जा रहा है। क्योंकि एक बार में वही सारा चीज समझ में आ जाता है जो आप पहले से पढ़ रखे हैं। अगर नया कुछ पढ़ रहे हैं तो एक बार में समझ में आने का चांस ही नहीं बनता है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे आ जाइए, अब एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष समान दर पर 3.5 वर्षों में इतना और 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। 8400 रुपये की धनराशि पर समान दर पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब क्वेश्चन को बारीकी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिटिल बिट बढ़िया है। यहाँ पे 3.5 वर्षों का है और यहाँ पे 5 वर्षों का है, तो 5 साल में कितना हो रहा है आपका। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, 5 साल में 11,310 हो रहा है। क्वेश्चन कुछ है नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। यहाँ पे 3.5 वर्षों का हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले तो आपको एक दर निकालना पड़ेगा यहां से लेकर के, उसके बाद आपको फिर से साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3.5 वर्ष में 10,257 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1.5 साल में इसको कितने का ब्याज मिल रहा है, 1.5 ईयर में कितने का ब्याज मिल रहा है। तो 1.5 ईयर, 10 में से 7 घटा 3 बचेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10 में से 5 घटा 5 बचेगा, और यहाँ दो दो जीरो हो जाएगा, और यहाँ 11 में से 10 घटेगा 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 ईयर में इतना मिल रहा है, तो 3.5 या 5 ईयर का निकाल लीजिए। तो 5 ईयर में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 5 ईयर में मिलेगा सर जी 1053 है यहाँ पे। कितने साल में, 1.5 साल में, तो ये 1 साल का हो गया, 1.5 से डिवाइड कर दिए तो, और इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 साल का ब्याज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काट देंगे यहाँ पे 3 बार में, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 1 और 5 3 5 6 15 हो जाएगा, और 3 1 कम 3, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो 5 साल का ब्याज आपका कितना है, 3510 रुपया है। तो यहां से अगर इस केस में आप मूलधन निकालते हैं तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 11,310। ये क्या है, 5 साल का मिश्र धन है, और इसमें से आप 3510 रुपया घटा देंगे, तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा कितना, 10 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 13 में से 5 8 हो जाएगा, और 10 में से 7 3, तो 7,800 रुपया आपका मूलधन है। अब जब यहाँ पे 7,800 रुपया आप मूलधन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 7,800 के बाद आपको अभी तो दर निकालना है, और दर निकालने के बाद आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो दर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो रेट इंटू टाइम। तो रेट आपको पता नहीं है, टाइम 5 साल का लेके चल रहे हैं हम, टाइम कितना लेके चल रहे हैं, 5 साल का, क्योंकि 5 साल का ब्याज हमको पता है। तो टाइम 5 साल ले लिया, और 5 साल का ब्याज कितना है, 3510 है, 3510 है। और आपका मूलधन कितना है, मूलधन सर जी 78 है, 7800 है, और गुना में यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, और ई जीरो से ई जीरो खत्म हो जाएगा। 13 से अगर काटते हैं तो 13 छक्का 78 हो जाएगा, इसको 13 से काटते हैं तो 13 दूना 26, 9 और 1 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 3 से काटते हैं तो 2 बार में, और 3 से काटते हैं तो 9 बार में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर 2 से इसको काटते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, और 5 से इसको काटते हैं तो 5 खत्म हो जाएगा। तो रेट आपका कितना आ गया, 9% आ गया। अब रेट आपको पता चल चुका है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज 8400 रुपया पे निकालना है, तो 8400 पी इंटू में आर 9 हो जाएगा, और इंटू में टी कितना है, 4 3 12, और 2 14/3, तो 14/3 हो जाएगा, और गुना में 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना सर जी, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ 3 से ही 3 बार में खत्म। यहाँ पे इसको गुना करा दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। 84 और गुना 42 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको गुना करा देते हैं, पहले इसको कराते हैं, 4 3, इकाई का अंक क्या है, सबका अलग अलग है। चलिए इकाई के अंक से ले लीजिए, 4 3 12, 2 और 4 दूना 8, इकाई का अंक 8 आ रहा है, मतलब 3528 आपका ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3528 आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गया, मजा आया क्वेश्चन करके, थोड़ा सा लिटिल बिट बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। दिखाई दे रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए आइए, ठीक है, काम चलेगा। चलिए आइए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्लास से ब्लैक बैकग्राउंड सोच रहे हैं करने का। चलिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ध्यान देंगे, 256 का पावर 1/2 है। 256 16 का स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 16 का स्क्वायर इंटू में 1/2 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे 1331 का पावर 1/3 है, तो 3 है तो 11 का क्यूब कर देंगे, इंटू में 1/3 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे 23 है, इंटू में 13 है, इसका मान पूछा गया है। तो ये दो से दो खत्म हो जाएगा 16, माइनस का 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बच गया 11। और प्लस का 13 39 का 9, बच गया आपका 3, 13 दूना 26 और 3 29 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे 16 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 100, 305, 315 हो जाएगा। 315 में से 11 घटा दीजिए, तो 304 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, बहुत मजेदार सेट है, करके बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। और मजा आने के लिए सबसे बड़ा चीज पता है क्या है? बोलना पड़ता है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। 5 बार बोल के देखिए, मजा आने लगेगा। क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है, खुद को कहना पड़ता है कि नहीं, पढ़ने से मजा आता है। नहीं तो पढ़ाई फिर तो अगर इतना आसान रहता तो फिर सब कोई पढ़ लेता, आप समझ सकते हैं। अभी नीचे देखिए, नोरा फतेही का वीडियो लगा होगा, मन कर रहा होगा कब क्लिक कर दे उस पे। लगा है ना? मन कर रहा है ना कि थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं, राहुल सर को बाद में देख लेंगे। यही दिक्कत है। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का परिधि है, तो वृत्त का परिधि निकाल लीजिए। 2 गुना में 22/7 और गुना में आर हो जाएगा 7 आपका, तो 7 से 7 खत्म, परिधि जो है आपका 44 आ गया। ये वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप है मतलब कि 4 गुना भुजा बराबर कितना है आपका? 44 आ गया। 4 गुना भुजा बराबर 44 आ गया, 4 से काट दीजिए तो आपका 11 आ गया। मतलब भुजा कितना है? भुजा आपका 11 है। भुजा जो है वो 11 है। अब पूछा वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, तो मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 154 आ जाएगा। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। ये वृत्त का क्षेत्रफल है आपका। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का भुजा 11 है, तो 11 का स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया का बात करें अगर हम यहाँ पे, तो एरिया 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर, यही दोनों का पूछा है। तो 100, यहाँ पे अगर काट पीट मचाएंगे तो पहले किसको रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 और अनुपात आपका 121 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 14 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। तो 14:11, जो कि ऑप्शन सी में है, C4 सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। कह रहा है कि यदि लाभ क्रय मूल्य से 70% कम है, लाभ जो है क्रय मूल्य से 70% कम है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है अगर हमारा 100 रुपया है, कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 70% कम होगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है हमारा 100 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। अब लाभ जो है क्रय मूल्य से 70% कम है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो प्रॉफिट अगर इससे 70% कम करेंगे तो प्रॉफिट 30 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब प्रॉफिट 30 हो गया तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य 130 रुपया हो जाएगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा, मतलब 130:100 का आपसे अनुपात पूछा गया। यहाँ से 13:10 आपका, जो कि ऑप्शन डी में है, देव, डी फॉर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि यदि 4 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 270 है, प्रत्येक युग्म का महत्तम समापवर्तक 9 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? बढ़िया सवाल है कि नहीं है? नहीं है? करके दिखाओ, थोड़ा वीडियो को रोक लो, करके आंसर कमेंट करो। हमारा देखने के बाद कमेंट मत करना है, ईमानदारी से करना है, ठीक है ना? ना तो बड़ी मार मारेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है। एलसीएम जो दे रखा है वो 270 दे रखा है, ठीक है। और एचसीएफ जो दे रखा है भाई साहब, वो 9 दे रखा है। तो संख्याएं जो होगी, जो नंबर्स होंगे, वो पता है क्या होंगे? नंबर्स जो होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, नंबर्स जो होंगे वो 9A होगा, 9B होगा, और 9C होगा, और 9D होगा। क्या होगा? 9A इंटू 9B और 9C और 9D होगा। बात समझ में आ गया?
अब इसका अगर तुम एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और इनटू में क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या है एलसीएम है भाई साहब, एलसीएम इतना आएगा। ठीक है, एचसीएफ के थ्रू इस नंबर को माने, क्योंकि अगर एचसीएफ 9 है तो जो भी संख्या होंगी वो 9 का मल्टीपल ही होगा। तो 9A 9B 9C 9D मान लिया। अगर ये संख्या है तो इसका एलसीएम जो होगा इसमें से 9 तो निकल जाएगा क्योंकि 9 सब में है, और बाकी एबीसीडी आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे एलसीएम है और बराबर में एलसीएम है कितना 270 है, तो 270 है तो 9 से ही 30 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी कितना आ गया 30 आ गया। बात समझ में आया? लेकिन कहोगे सर 30 तो आंसर है नहीं। भाई साहब 30 आंसर कहां से होगा, 30 आंसर नहीं है, बात को समझिए। यहाँ पे हमसे चारों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, मतलब इनका गुणनफल बताना है। किसका गुणनफल बताना है? इसका गुणनफल बताना है आपको। तो यहां से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहां से 9 का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू में ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर में कितना है, तो बराबर में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी आपका 30 है, तो यहाँ से 9 का पावर 4, तो 9 का क्यूब 729 होता है, और इसमें 9 से गुना कर देंगे, 81 का 1 8 हो गया, 9 दूना 18 8 26, 2 बच गया, 9 सत्ते 63 और 2 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे 65619 का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू में 30 हो जाएगा। गुना करा दीजिए, 0 आ गया, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 6 3 18, बच गया आपका कितना एक, यहीं पे आंसर है दिख रहा है, तो यहाँ पे एक है, 5 3 15 और 1 16 और 6 3 18 और 1 19, तो 196830 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन आसान था ना? है? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 210 मीटर की समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 10.5 सेकंड लेती हैं। वे विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब 210 मीटर खंभा को पार कर रहा है, एक खंभा को, तो जब खंभा को पार करेगा उस समय जो रेलगाड़ी का डिस्टेंस होता है, रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया दूरी जो होता है, वो रेलगाड़ी का लंबाई होता है। तो रेलगाड़ी का लंबाई आपका 210 है, और इसको पार करने में कितना समय लगा है? एक को एक 10 सेकेंड, तो मतलब कि यहाँ 21 मीटर पर सेकेंड आपका इसका स्पीड हो जाएगा पहला का। दूसरा भी 210 मीटर का ही रेलगाड़ी है, लेकिन इसको टाइम लग रहा है 10.5 सेकेंड, तो यहाँ पे इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी कह रहा है कि यहाँ पे वे विपरीत दिशा में, तो जब विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों रेलगाड़ी का जो वहां पे दूरी होगा वो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई हो जाएगा। तो 210 और 210 420 डिस्टेंस हो जाएगा। और विपरीत दिशा में जब पार कर रहा है, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा, तो वहां पे दूरी के लिए आप हमेशा याद रखेंगे दोनों रेलगाड़ी का लंबाई होगा, और उनका चाल जो होगा वो विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ देंगे, और अगर समान दिशा है, आगे पीछे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वहां पे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे 20 और 21 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 से हल्का ज्यादा होगा, और 10 से हल्का ज्यादा यहाँ पे 10.24 सेकेंड है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देख पाएंगे आप? अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है भाई साहब आपका कि एक आयताकार गुटके जिसकी बीमारी इतना 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 है को बराबर घनों की निश्चित संख्या में काटा जाता है, घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है, करके देखो तो, वीडियो रोक के दिखाओ तो, करके हमको दिखाओ, वीडियो रोको और करके दिखाओ, तब पता चलेगा। यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे 8 12 और 16 है ना, तो जो घन बनेगा उसका साइड आपको नहीं पता है, जो छोटा छोटा घन बनाना है उसका साइड नहीं पता है। तो यहाँ पे साइड ऑफ जो क्यूब होगा, साइड ऑफ क्यूब मतलब घन का जो भुजा होगा, इस घनाभ को काट करके जो घन बन रहा है यहाँ पे, तो उसका जो भुजा होगा घन ऑफ क्यूब, वो होगा एलसीएम ऑफ, सॉरी एच सी एफ ऑफ 8 12 एंड 16, 8 12 एंड 16 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालोगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब जो होता है, नंबर ऑफ क्यूब जो होगा, छोटे छोटे घनों की संख्या, वो क्या होता है? बड़ा घन आपका आयतन 8 गुना 12 गुना 16 हो जाएगा, और बटे में छोटे घन का आयतन तो 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा, और 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 तिये 12 दूना 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने छोटे घन होंगे? 24 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है।
बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया था, आसान था, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट चीजों को सिखाना था। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे मूल बताना है कि मूल कौन कौन है। यहाँ पे क्या बताना है, मूल बताना है कि मूल कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 है। मूल बताना है, बराबर में जीरो ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और ये प्लस का 3x और माइनस का 15, इसको लिख सकते हैं, बराबर में जीरो है। तो यहां से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 हो जाएगा, और यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगा, बराबर में जीरो हो जाएगा। तो यहां से x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि अगर दो चीज गुना में है, मतलब कि प्रोडक्ट में है, और जीरो के बराबर है, तो दोनों जीरो के बराबर होता है। तो जब x माइनस 5 को बड़ा जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर आपका 5 हो जाएगा, और जब x प्लस 3 को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। तो 5 और माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, सी फॉर सोना आपका आंसर हो जाएगा। अब जो लोग यहाँ पे अगर मान इधर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे x का मान आप इस तरह से निकाल सकते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a करके। ठीक है, यहाँ पे a का मान जो है आपका 1 है, a का मान 1 है, b का मान आपका माइनस का 2 है और c का मान माइनस का 15 है। तो यहाँ पे पुट करके एक बार यहाँ पे प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे के सेट में आपको हम दिखाएंगे कि इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप इसको नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, इसको सीरीधाराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला सवाल कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर CD है, AD बराबर BC है, इसके अतिरिक्त विकर्ण AC बराबर BD है। चतुर्भुज के शीर्षों के कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, ABCD चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, ABCD बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ पे AB बराबर CD बोला है, मतलब ई दोनों भुजा बराबर हैं, और AD बराबर BC बोला है, मतलब ई दोनों भुजा भी बराबर हैं। बात समझ में आया। बाकी विकर्ण को बोला है कि AC बराबर BD है, विकर्ण के बारे में बोल दिया है भाई साहब कि जो AC है वो BD के बराबर है, ये भी बोल दिया है। तो अब आप यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे रोम्बस अगर होता तो चारों भुजा बराबर होता। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर रोम्बस होता तो इसका चारों भुजा बराबर होता, तो चारों भुजा बराबर का कंडीशन नहीं दे रखा है, मतलब कि रोम्बस नहीं है, और ना ही ई स्क्वायर है, ना ही ई स्क्वायर है। ठीक है, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई समस्या है। अगर ट्रेपीजियम होता भाई साहब, अगर ट्रेपीजियम होता, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रेपीजियम होता तो यहाँ पे दो भुजा आपस में बराबर नहीं होता, दो भुजा ही बराबर होता है, दो को पैरेलल होता है, तो ट्रेपीजियम भी नहीं है। अगर पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम होता, पैरेललोग्राम होता भाई साहब, तो पैरेललोग्राम में जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं है, तो होते तो यहाँ पे पैरेललोग्राम भी नहीं है। तो ये जो फिगर है ना, ये आपका रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है। रेक्टेंगल में क्या हो जाता है, रेक्टेंगल में आप देखेंगे कि रेक्टेंगल में क्या हो जाता है, रेक्टेंगल में जो होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। आपका बात समझ में आ रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल हो जाता है। आपका विकर्ण जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बराबर होते हैं, तो इसका सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे शीर्षों के कोण, मतलब एक एक कोण पूछा है, तो रेक्टेंगल के जो चारों कोण होते हैं वो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, कि कोनो दिक्कत है, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बाकी इसको अगर आप कहेंगे कि इसको प्रूफ करके पूरा प्रोसेस से जाइए, तो प्रूफ करने का हमको नहीं लगता है कि आपको जरूरत है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर इस त्रिभुज को लेंगे तो ई भुजा इसके बराबर, देखिए यहाँ पे अगर आप ले लीजिए ए बी डी और यहाँ से बी सी डी, ठीक है, तो इसमें ए बी डी में ए बी और इधर से सी डी बराबर हो जाएगा।
इसमें अगर आप ले लेंगे एडी तो इसमें ले लेंगे बीसी, बराबर होगा, होगा ना, कोई दिक्कत है? तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। बाकी आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों त्रिभुज जो है ये क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो फिर आगे बहुत लंबा चौड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको इतना करने का जरूरत नहीं है भाई साहब, आगे आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 महिलाओं का कह रहा है कि 20 महिला जो है वो 16 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे 16 पुरुष जो है, 16 आदमी जो है, 16 आदमी जो है वो 15 दिन में, तो 15 दिन में दोनों बराबर हो जाएगा, 16 से 16 खत्म, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओमेन क्या क्या पूछा है, एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष, तो इसको ओमेन को इधर लेके आ जाइए तो मैन बटे में ओमेन हो जाएगा ना। और मैं ओमेन को इधर लेके आया तो यहाँ पे 4 बचा और 3 इधर आ जाएगा, तो 4:3 जो कि ऑप्शन डी में है, डी फॉर देवसेना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, वस्तु का मूल्य मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं कि मूल्य मूल्य भाई साहब एक से 10% छूट दिया 90% पे बेचा, और 5% दिया 95% पे बेचा, और बेचा कितना में, 342 में बेचा। ठीक है, बेच दिया, जीरो जीरो खत्म, 9 से 4 3 7 2 9, 9 27, और 9 8 72 हो जाएगा, 19 पचे 95 और 19 दूना 38 हो जाएगा, 5 से ही 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 20 दहा 200 और 200 में 2 से गुना करा दो तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं ट्रिक लगाने से अच्छा होता है, हमको बेसिक से करने में मजा आता है। अब यहाँ पे हम करने के लिए कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 और 15 50 हो जाएगा, तो जो डिस्काउंट टोटल दिया गया 10 5 15 माइनस का आधा कर देंगे तो 14.5% का डिस्काउंट हो जाएगा ना। और वहां से निकालेंगे तो उतना करने का मजा नहीं है। यहाँ पे आगे आ जाइए, देखिए रेखा चित्र, रेखा के बारे में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, रेखा चित्रपट एक कंपनी के 5 अलग अलग P1 P2 लाभ प्रतिशत को दिखाता है। यहाँ पे कह रहा है कि P5 का व्यय जो है इतना रुपया है, तो P5 का उत्पाद कितना है, P5 का आय कितना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर यहाँ पे आय, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और बटे में एक्सपेंडिचर गुना में 100%। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि व्यय दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है आपका, P5 का है ना, P5 का 8% का प्रॉफिट है। आय पूछा गया तो इनकम माइनस का 46,000 बटे में आपका 46,000 हो जाएगा, और गुना में 100% है, और बराबर में कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लेके आ जाइए, 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 8 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 8 से गुना हो जाएगा, और 46,000 ले जा करके जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आई माइनस 46,000 है, आई जो है इनकम है, और 46,000 खर्चा, तो ये जीरो हो जाएगा। और 8 छक 48, 8 हो गया, बच गया आपका 4, 8 चौका 32 और 4 36 हो जाएगा। और इसको इधर ला करके जोड़ दो भाई साहब, तो इनकम बराबर कितना हो जाएगा, 3680 और प्लस का 4600। कोई दिक्कत है ना सर जी? यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। तो 49680 आपका किधर है, देखिए ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो जब भी इस टाइप के सवाल दे तो यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो आय माइनस का व्यय बटे में व्यय गुना में 100% होता है। ठीक है, ऐसे भी जानते हो कि प्रॉफिट बटे में खर्च और गुना में 100% होता है यार, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, वैसे यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है ना, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, मजेदार सवाल है, मजा आ रहा है ना आप करके। 3 धनात्मक संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तब उनका महत्तम समापवर्तक बताना है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, और 3x हो जाएगा, और 5x हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं भाई साहब, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30x, एलसीएम कितना हो जाएगा 30x, और यहाँ पे कह रहा है 2400 है। बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 खत्म, 3 से ही 80 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया ना।
तो x का मान तो संख्या 160 हो जाएगा और 240 हो जाएगा और 400 हो जाएगा। अब यहां से एचसीएफ जो होगा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ जो होगा 160, 240 और 400 का एचसीएफ 80 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% में से 70 घटाया जाता है तो परिणाम जो है 20 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे संख्या का मान ज्ञात करें। संख्या के 25%, मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 25% यहाँ पे है, 25% में से 70 घटा देते हैं तो परिणाम 20 प्राप्त होता है। बस कुछ नहीं यार, इतना टुच्चा से 4 हो जाएगा, 70 को उधर ले जाओ तो x बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो x बराबर 9 चौका 36, 360 हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई साहब? तो आगे आ जाइए हिला के मुंडी, क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी और हमारे पास भी, हम भी समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। ठीक है, तो यहाँ पे अगला सवाल देखिए। कर एक विशेष वर्ग में विपिन का औसत मासिक व्यय इतना है। ठीक है, मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान इतना, अगले 4 महीनों के दौरान इतना, वर्ष के शेष महीनों के दौरान 100 रुपया था। यदि इस वर्ष में कुल बचत उसका इतना था तो उसका मासिक वेतन, और मासिक वेतन जो है इतना रुपया है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई साहब, बात को ध्यान से देखिए। पहला 4 महीने में इतना उसका खर्च है। ठीक है, तो 4 महीने में इतना खर्च है, 6250 इंटू में 4 हो जाएगा। बात को ध्यान देना। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, प्लस अगला 4 महीने में 6500 है, 6500 इंटू में 4 हो जाएगा। 4 4 8 हो गया। अभी 4 साल 4 महीने का बचा हुआ, प्लस में 4 है और इंटू में एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 4x हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 4x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या है, ये खर्च हो गया और यहाँ पे टोटल बचत उसका 15,000 है। टोटल बचत कितना है, 15,000 है। अभी क्या हो गया, टोटल उसका इनकम हो गया 1 साल का, और यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका 1 साल का औसत वेतन आ जाएगा। और औसत वेतन जो दे रखा है वो आपका 9600 दे रखा है। बस यही आपको समझना था भाई साहब। अब जो काट पीट मचा सकते हैं काट पीट मचा दीजिए, बाकी आगे बढ़िए। तो यहां से अगर हम देखें तो E0 इसमें भी है, 1 0 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है यार, सॉरी। यहाँ पे 0 आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? 4 से अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, 4 से इसको भी काट सकते हैं, 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 तो और 4 से उसको भी काट सकते हैं या इसको काट देंगे। तो काट लेते हैं, 4 को खत्म कर देते हैं, 4 खत्म, यहां से 4 खत्म, यहां से भी 4 खत्म, और यहां से अगर 4 खत्म करने चले तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 और 0 4 सटे 28 और 4 पच्चे 20, 3750 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको खत्म करना है ताकि इसको उधर ले जाके गुना करना आसान हो जाए। यहाँ पे कितना बच गया, 625 बच गया। 625 नहीं, 6250 है, प्लस का 6500 है। ठीक है, और प्लस का कितना है, एक्स है, और प्लस का 3750 है, और बराबर में इधर आपका हो जाएगा, इसको गुना करा दीजिए, 00 6 18 और 9 27 1 28। अब भाई साहब इसके लिए कुछ लोग बहुत माथापेची करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। 1 0 हो गया, 3 गो 0, ठीक है, 5 और 0 5 और 5 10, 0 हो गया, बच गया 1, 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 5 बच गया आपका 1, 6 1 7, 7 6 13 और 13 और 3 16 हो जाएगा। और प्लस का x बराबर में कितना आ गया, 28800 है। ठीक है, तो इसको उधर ले जाकर के घटा दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28800। गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, गड़बड़ हो रहा है, x का मान यहां से गड़बड़ काहे हो रहा है भाई साहब। यहाँ पे देखिए, अगर x को घटा दे 16,500 है। ठीक है, 16,500 तो 12,300 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 0 3, 12,300 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12,300 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। C4 से ना आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो जो भी डाटा लिखने में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद कुछ है नहीं, इतना तो कैलकुलेशन बनता है भाई साहब, बहुत ज्यादा गुना नहीं है, मुंह से ही तो जोड़ देना है। यहाँ पे 4 महीने के दौरान तो पहले 4 6250 गुना 4 कर दिए, फिर अगला 6500, तो 6500 गुना 4 कर दिए, फिर आगे एक्स है तो 4 गुना एक्स कर दिए। टोटल क्या था, खर्च था, तो यहाँ पे टोटल खर्च पता चल गया।
और ये क्या 15,000 रुपये एक साल में बचा भी रहा है, तो 15,000 जोड़ दिए तो टोटल क्या होगा, टोटल उसका इनकम हो गया। और टोटल इनकम को हम 12 से भाग दे दिए तो उसका मंथली एवरेज निकल जाएगा इनकम का। तो यहाँ पे मंथली एवरेज दे रखा था, एक्स का मान निकाल दिए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए एवं बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में ए बी और सी का है 24, और सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। तो वर्तमान में यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वर्तमान में ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 72 हो जाएगा। 24 दे रखा है, 24 दिया 72, तो सी का कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन पूछा है कि सी की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो 4 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा ना, 4 वर्ष बाद पूछा है भाई साहब। 36, 24 दिया 72, 18 दूना 36। 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व का दे रखा है, तो यहाँ पे 8 और प्लस करना पड़ेगा, तो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 कम हो जाएगा, 28। 28 और 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा। ऑप्शन सी, सी फॉर सोना आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो हिला के मुंडी आगे आ जाइए भाई साहब। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या है और प्रति व्यक्ति औसत बचत कितनी है। तो 5 रुपए बचाने वाला एक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 20 चौका 80 हो जाएगा, और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 35 हो जाएगा, और ये आपका 40 दूना 80 हो जाएगा। अभी बचत है, ठीक है, तो बचत को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ दे हम यहाँ से, तो 80 और 80 और 80 160 हो जाएगा। 160 और 40 200 हो जाएगा ना, और 200 और 80 280 हो जाएगा, और 280 और 40 320 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 325 हो जाएगा। अब कई गो व्यक्तियों की संख्या है, तो यहाँ पे 1 3 4, 4 4 8, 8 2 10, और 10 4 14 हो जाएगा, तो बटे में 14 हो जाएगा। यहाँ पे 14 दूना 28, 4 और 5 है, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 0, तो 14 दूना 28, 23.21 आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आ गया, तो हिला के मुंडी आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे अगला सवाल पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 21 के बाद 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल पे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, x-1/x जो है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि x-1/x बराबर आपका 3 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, x-1/x³ -1/x³। तो कुछ नहीं करना है, a का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, और -3 है मतलब कि 3 इंटू 3। 27 -9 करेंगे कितना आ जाएगा, अच्छा प्लस हो जाएगा, माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 27 -9 करेंगे 36 हो जाएगा। जो इसमें कॉन्सेप्ट आपका लगा वो क्या लगा, x-1/x अगर a दे रखा है, तो x का क्यूब -1/x का क्यूब जो है, a का क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा। a का क्यूब प्लस का 3a हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो बढ़ते हैं यहां से आगे, और यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये जो सवाल था आज का आखिरी सवाल था। ठीक है, तो अब मजा आ रहा है ना, अब आपके हिसाब से सेट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगला सेट में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू।